अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर साउंड को डिफ़ाइन भी कर चुके हैं, साउंड की नेचर कैसी है ये भी देख चुके हैं, साउंड प्रोपागेट कैसे करती है ये भी देख चुके हैं, और ना सिर्फ साउंड बल्कि साउंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक लाउडनेस, इसको भी देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, लाउडनेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इसका पहला फैक्टर था एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने कहा था ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द लाउडनेस। और कितने फैक्टर्स हैं इसके, वो देखेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ सवालात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस लेक्चर को सुनते टाइम उन सवालात को अपने अपने माइंड में रखना है। किसी पॉइंट पर भी उन सवालात का जवाब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी विल रीडिस्कस दोज क्वेश्चंस। उनके जवाबात जो मैं लेक्चर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आपके साथ शेयर कर चुका हूँगा, उन्हें बाय द एंड ऑफ द लेक्चर दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा कि इस सवाल का ये जवाब था। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसकी आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी, ख़वातीन या मर्दों की? Which of the following will have the greater pitch of sound, men or women? अब इस सवाल का जवाब क्या है ये आप नहीं जानते, मुझे पता है, क्योंकि आपने पिच नहीं पढ़ी। तो इस लेक्चर में हम पिच को डिस्कस करेंगे कि पिच क्या होती है और किसकी पिच ज़्यादा होगी और किसकी पिच कम होगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ एक सवाल और भी है। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, क्या लाउडनेस का कोई ताल्लुक फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ भी है, या लाउडनेस किसी तौर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ लिंक नहीं करती? ये दो सवाल हम इस लेक्चर के एंड पर दोबारा से इनको डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करनी शुरू की थी, लाउडनेस को डिस्कस कर रहे हैं। लाउडनेस में मेन टॉपिक या मेन फैक्टर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ और ये बात मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करवा चुका हूँ कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वेव की लाउडनेस यानी ऐसा महसूस होगा कि ये आवाज़ बुलंद है, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो ऐसा महसूस होगा कि आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है, फीबल है, फेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी एम्पलीट्यूड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ। स्टूडेंट्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेव ए है, इसमें जो वेव बन रही है ये अपनी मीन पोजीशन से काफ़ी बुलंद ऊपर की तरफ जा रही है। इसका अगर आप एम्पलीट्यूड देखें तो मीन पोजीशन से लेके क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट तक का जो फासला है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड अच्छा खासा है, जबकि इसके बरक्स अगर मैं नीचे वाली वेव पर फोकस करवाऊँ तो नीचे वाली वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो वही है, यानी उतनी ही लंबी वेव है, लेकिन इस केस में वेव की बुलंदी, इसका एम्पलीट्यूड ऊपर वाली वेव की निस्बतन कम है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि नीचे वाली वेव या नीचे वाली साउंड एक फीबल साउंड है या एक क्वाइटर साउंड है, ऊपर वाली के निस्बतन नीचे वाले की आवाज़ कम होगी। और स्टूडेंट्स, ऊपर वाली के बारे में आपकी क्या राय है? इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से इसकी लाउडनेस भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम प्रीवियसली ये बात डिस्कस की थी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो लाउडनेस को इफेक्ट करेगा डायरेक्टली, और यहाँ पर हमने एक वेव की सूरत में भी देख लिया। स्टूडेंट्स, इससे एक कदम और आगे आते हैं। क्या ख्याल है लाउडनेस को और कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है? Students, there is another very important factor to affect the loudness of sound. ये है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके एरिया पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। एक बड़ी मजेदार एग्जांपल और कॉमन एग्जांपल जो आप सब ने ऑब्जर्व भी की हुई है स्टूडेंट्स, वो ये है कि अगर आप घर में मौजूद छोटी ढोलक जो आमतौर पर फंक्शंस के ऊपर बीट की जाती है, उसे बीट करें तो साउंड प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, अब उसे जितना मर्जी ज़ोर से बीट कर लें, एक ख़ास हद से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके बरअक्स वो बड़े ढोल जो किसी बड़े फंक्शन और इवेंट के ऊपर बीट किए जाते हैं, उन्हें अगर बजाया जाए, उन्हें अगर बीट किया जाए तो स्टूडेंट्स उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगी।
इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है उस बड़े डोल, उस बड़े ड्रम का वाइब्रेटिंग एरिया। अगर आप बड़े ड्रम को कंपेयर करें एक छोटी ढोलक से, तो बड़े ड्रम की शीट वो वाइब्रेटिंग एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से उससे प्रोड्यूस होने वाली लाउडनेस भी ज़्यादा है। जबकि इसके बरक्स वो जो छोटी ढोलक है, उसके बजाने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लेस लाउडर है, वो फेंट या फीबल साउंड है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक और बात सीख ली। हमने ये सीखा कि वो लाउडनेस जिसका तस्करा हम अपने पुराने लेक्चर्स में कर रहे थे, वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। लेस एरिया विल हैव अ लेस लाउडनेस ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। 2 फैक्टर्स हो चुके हैं, एक और फैक्टर भी है स्टूडेंट्स। द थर्ड फैक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इमेजिन करते हैं कि अगर एक ढोल किसी पॉइंट ए पर बज रहा हो और वहाँ पर आप उस ढोल के बहुत नज़दीक खड़े हों, तो उससे लाउडनेस जो आपके कानों तक जा रही होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लाउडनेस एक सेंसेशन ऑफ एयर है, हमारे कान के आवाज़ को सुनने का एक एहसास है। जब आप ढोल के बहुत करीब होंगे उस वक्त आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी वो बहुत बुलंद होगी, बहुत ऊंची आवाज़ होगी, इतनी ऊंची होगी कि आपको पास खड़े किसी शख्स की बात समझ नहीं आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप उस ढोल से दूर जाते जाएं, जहाँ पर ड्रम बीट किया जा रहा हो, आप उसे अवे जाते जाएं। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, फासला बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस ड्रम की साउंड जो आपके एयर्स तक आ रही है रिड्यूस होती चली जाएगी। सो स्टूडेंट्स, थर्ड फैक्टर वाज द डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है, लाउडनेस की वैल्यू कम होती जाती है। उस आवाज़ की बुलंदी जो हमारे कान महसूस कर रहे हैं वो कम होती जाती है। हम ये कह सकते हैं कि लाउडनेस का ताल्लुक डिस्टेंस के साथ इन्वर्स होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर अभी भी बात खत्म नहीं होती। हम 3 फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, एक फैक्टर और भी है, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। हमारे कान की इस आवाज को महसूस करने की सलाहियत, कुव्वत समात। सेंसिटिविटी ऑफ एयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, अगर एक शख्स डिफेक्टिव एयर के साथ है, यानी उसके कान बिल्कुल ठीक नॉर्मल कानों की तरह काम नहीं करते, थोड़ा सा कम सुनाई देता है उसे, अब ऐसे शख्स के लिए एक बहुत ज़्यादा लाउड साउंड भी इतनी लाउड फील नहीं होगी, क्योंकि उसकी कुव्वत समात, उसकी लिसनिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स, इस केस में उसकी लाउडनेस जो वो सुन रहा होगा वो कम होगी, और वो लाउडनेस हो सकता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन एयर के लिए अच्छी खासी लाउड हो। तो स्टूडेंट्स, सेंसिटिविटी यहाँ पर ये रोल प्ले करती है। अगर एक शख्स के डिफेक्टिव एयर्स हैं, उसकी लिसनिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे कि उसके लिए लाउडनेस ऑफ साउंड इतनी ज़्यादा नहीं है। बेशक लाउडनेस जितनी मर्जी हो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके लिए वो इतनी ज़्यादा लाउड नहीं होगी, बिकॉज द हेयरिंग ऑफ दैट पर्सन इज डिफेक्टिव। जबकि इसके बरक्स एक ऐसा शख्स जिसके हेयरिंग स्किल्स या हेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी वो थोड़ी सी आवाज़ को भी सुनने की सलाहियत रखता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स थोड़ी सी बुलंद आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बुलंद होगी। स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली 4 फैक्टर्स को पढ़ा है। 4 फैक्टर्स क्या क्या हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। द फर्स्ट इज एरिया, एम्पलीट्यूड, फिर साथ ही साथ डिस्टेंस और द सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन एयर। स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 फैक्टर विच विल अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, अब ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड का टॉपिक है, हमने इन्हें फैक्टर्स वाइज भी पढ़ लिया और इसका एक ओवरऑल व्यू भी ले लिया है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम इसे जब एग्जाम में अटैम्प्ट भी करेंगे तो इसी तरह से हेडिंग्स बनाकर करेंगे जिस तरह से हमारी बुक में हेडिंग्स बनी हुई है। हम इन तमाम बातों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अभी ख़त्म नहीं हुई। हमने आवाज़ की खसूसियात स्टडी करनी शुरू की हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में भी हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है, पहली खसूसियत पर रोशनी डाली है, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। स्टूडेंट, एक और बहुत अहम खसूसियत है आवाज़ की। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज कॉल्ड एज पिच ऑफ साउंड।
स्टूडेंट्स, जो मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपसे सवालात पूछे थे उनको जहन में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले चंद लम्हों में उनके जवाबात आ जाएं। मैं इस लेक्चर के एंड पे उन जवाबात को समराइज भी करूंगा, आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, पिच ऑफ साउंड से क्या मुराद है? पिच किसे कहते हैं? क्या होती है ये पिच? स्टूडेंट्स, पिच की डेफिनेशन है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ये आवाज की वो खसूसियत है जिससे आप एक बारीक, स्टूडेंट्स ये जो वर्ड श्रिल है इसका मतलब है बारीक, एक बारीक, और ग्रेव, ग्रेव कहते हैं भारी आवाज, एक ऐसी खसूसियत आवाज की जिससे आप एक बहुत बारीक और भारी आवाज के दरमियान फर्क कर सकें। चलिए इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि अचानक आपको एक कॉल आती है। अब वो जिस नंबर से कॉल आ रही है आपको नहीं पता कि वो आपकी फैमिली में किसका नंबर है। सडनली जब आप उसे कॉल पिक करते हैं, आपको कॉल पिक करते ही फौरन एहसास हो जाता है कि सामने बात करने वाला शख्स एक मेल है या फीमेल है। हाउ वो अभी अपना तारुफ ना भी करवाए कि मैं फलाना मेल बात कर रहा हूँ या मैं कोई फलानी फीमेल बात कर रही हूँ, आपको बगैर तारुफ के इस बात का आइडिया हो जाता है कि बात करने वाला एक मर्द है या एक खातून है। कैसे? स्टूडेंट, इसी पिच की वजह से। आप जानते हैं कि एक खातून की आवाज नॉर्मली थोड़ी सी बारीक होती है, यानी आप जानते हैं कि उसकी पिच डिफरेंट होगी। हाँ, क्या होती है पिच, इसे आगे डिस्कस करते हैं। इसके बरक्स अगर एक मेल बात कर रहा हो, एक मर्द बात कर रहा हो, तो आप आवाज सुनते ही समझ जाएंगे कि ये एक मर्द की आवाज है, क्योंकि आम हालात में एक मर्द की आवाज आम तौर पर एक खातून से थोड़ी सी भारी होती है, यानी उसकी पिच एक खातून की आवाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अब सवाल ये पैदा है कि पिच कैसे डिफाइन की जाए? पिच का आवाज की बारीकी या आवाज के मोटे होने से क्या ताल्लुक है? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो आवाज जितनी ज्यादा बारीक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आवाज जितनी ज्यादा बारीक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, यानी आमतौर पर ख़वातीन और बच्चों की आवाज़ इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम ड्रॉ कैसे करेंगे? आप यहाँ पर ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं। ए से लेके बी तक की एक लाइन में ढेर सारी बारीक बारीक वेव्स हैं। ढेर सारी वेव्स का क्या मतलब है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। याद कीजिए वो पॉइंट जब मैं आपको फ्रीक्वेंसी समझा रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में, हमने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो हो सकता है ए से बी तक 1 सेकेंड में ये ढेर सारी वेव्स आ रही हैं, जबकि इसके बरअक्स अगर आप नीचे वाला ग्राफ देखें तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए से बी तक उसी फासले में थोड़ी सी वेव्स हैं, कलील हैं, यानी कि उसी वक्त में कम वेव्स यहाँ से पास करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाली वेव आप देख रहे हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है। ये वेव आमतौर पर ख़वातीन या बच्चों की आवाज़ की हो सकती है। याद रखिएगा, पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिच जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन द पिच इज़ हायर और द फ्रीक्वेंसी इज़ हायर। बच्चों की और ख़वातीन की फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों ज़्यादा होती हैं। स्टूडेंट्स, जबकि इसके बरक्स जो आप नीचे वाला ग्राफ अभी भी देख रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी आपने देखा कम है, लिहाजा इसकी पिच भी कम है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ ग्रेव साउंड। ये आम तौर पर मर्दों की होती है। मेन आर हैविंग द लो पिच्ड वॉइस और लो फ्रीक्वेंसी वॉइस, इनकी आवाज़ ग्रेव होती है। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी कभी बारीक आवाज़ को सुने तो आप मेरे इस लेक्चर को रिकॉल कर सकते हैं कि सर ने बताया था कि ये बारीक आवाज़ है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी पिच ज़्यादा होगी। अगर आप कभी भी कोई भारी आवाज़ सुने इवन इन म्यूज़िक तो इस इल्म को वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। आप कह सकते हैं कि हाँ, हम पढ़ चुके हैं, सर ने बताया था कि इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम है, ये एक भारी आवाज़ है। Students, now you know the difference between shrill and grave sound, and this characteristic which will help to distinguish between shrill and grave sound is
द पिच, ये पिच ही है जो फ़र्क करने में आपकी हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स, हमने दो करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया। क्या आवाज़ की खसूसियात ख़त्म हो गई? अभी कहाँ स्टूडेंट्स, अभी तो आवाज़ की कुछ खसूसियात बाकी हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो एक और खसूसियत जिस पर मैं आज डिस्कशन करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहें उसे, क्वालिटी ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, क्वालिटी का वैसे मतलब क्या है? क्वालिटी किसे कहते हैं? आमतौर पर क्वालिटी को अगर जनरल टर्म्स के अंदर एक आम सादा लॉ इंसान के लिए डिफाइन किया जाए तो क्वालिटी किसे कहते हैं? आप एक दुकान पर जाएं और कुछ पैसे खर्चें और लेट्स से एक कपड़ा खरीद के लाएं, और आप वैसे ही उतने ही पैसे एक और दुकान पर जाकर खर्चें और एक और कपड़ा खरीद कर लाएं, लेकिन जो आपने बाद में कपड़ा खरीदा हो वो पहले की निस्बतन इतना अच्छा ना हो, तो आप क्या कहेंगे? इसकी क्वालिटी पुअर है। ये दूसरा जो हमने पहले कपड़ा खरीदा था वो ज़रा बेटर क्वालिटी का है। सो क्वालिटी कहते हैं कि बाज़ औक़ात जब आप एक जैसी दो चीज़ें खरीद के लाएं, उन एक जैसी दो चीज़ों में जो बेहतर होगी हम कहेंगे वो बेहतर क्वालिटी की है। तो स्टूडेंट्स, क्वालिटी इन साउंड से क्या मुराद है? हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ आवाज़ें मौजूद हों, दोनों की फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम हो, हम फिर भी उसमें फ़र्क करने के काबिल हो जाएं, तो हम फ़र्क किस बुनियाद पर करेंगे? उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर। मुझे पता है बात थोड़ी सी क्रिटिकल है, टेक्निकल है, भी आप तक नहीं पहुंची। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द डेफिनेशन। Quality is that characteristic of sound by which you can distinguish between the two sounds of same loudness and pitch. अगर ऐसी characteristic को डिस्कस करें जिसकी मदद से आप सेम लाउडनेस और सेम फ्रीक्वेंसी के दरमियान फ़र्क पैदा कर सकें तो वो असल में क्वालिटी ऑफ साउंड है। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, लेकिन बात अभी भी समझ नहीं आई। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक रूम के बाहर खड़े हैं और रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर एक आवाज़ पियानो की हो सकती है कि कोई कमरे के अंदर बैठा पियानो बजा रहा है, कोई पियानो पर धुन बजा रहा है, और एक आवाज़ हमें जो कमरे से आ रही है हो सकता है वो फ्लूट की हो, बांसुरी की आवाज़ हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है कि बजाने वाले दोनों इतने एक्सपर्ट हों कि दोनों जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस एक बराबर है। लेट्स से जो फ्लूट बजाने वाला है उस फ्लूट की लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पियानो की फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस के इक्वल है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आप बाहर खड़े फौरन से जज कर जाएंगे पियानो की साउंड कौन सी है और फ्लूट बांसुरी की आवाज़ कौन सी है। कैसे किया आपने? हालांकि पिच दोनों की सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, लाउडनेस भी दोनों की बराबर है, लेकिन इसके बावजूद आपने फ़र्क किया, तो आखिर कैसे? स्टूडेंट्स, आपने क्वालिटी को जज किया। आप जानते हैं कि ये एक्स वाई या जेड की जो भी साउंड है ये पियानो की होती है, सो आप इस क्वालिटी से वाकिफ़ थे। और ये जो दूसरी आवाज़ है ये आवाज़ हमेशा बांसुरी की होती है, सो ये आवाज़ यकीनी बात है कि इस कमरे में बांसुरी से आ रही होगी। स्टूडेंट्स, ये तो टेक्निकल बात होगी, लेकिन अगर आप इसके ग्राफ के एतबार से फ़र्क करना चाहें तो स्टूडेंट्स आप ये ऊपर वाला ग्राफ देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस ऊपर वाले ग्राफ की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है। आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को इमेजिन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं तो वेवलेंथ स्क्वीज होती जाती है, सोगड़ती जाती है। तो यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा वेवलेंथ से लगा सकता हूँ। तो इसकी वेवलेंथ आप देख सकते हैं, प्लस इसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं नीचे वाली वेव आपके सामने रिवील करूं तो नीचे वाली वेव की वेवलेंथ भी ऊपर ही वाली वेव जितनी है। इसका मतलब है इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी यकीनन सेम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एम्पलीट्यूड पर गौर करते हैं। स्टूडेंट्स, इस नीचे वाली वेव पर फोकस कीजिए। इस नीचे वाली साउंड वेव का एम्पलीट्यूड भी एंड ऊपर वाली वेव जितना है। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड को रिकॉल कर लूँ। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये बिल्कुल ऊपर वाली वेव के एन बराबर है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि दोनों की वेव फॉर्म
दोनों की वेव की शक्ल मुख्तलिफ है। ऊपर वाली वेव थोड़ी अलग दिखती है, इसीलिए ऊपर वाली वेव थोड़ी अलग सुनाई भी देगी। नीचे वाली वेव क्योंकि थोड़ी सी अलग दिख रही है वेव की सूरत में, तो ये सुनाई भी मुख्तलिफ अंदाज में देगी। हम कहेंगे दोनों की क्वालिटीज़ डिफरेंट है। ये बिल्कुल केस है, हो सकता है ऊपर वाली वेव पियानो से आ रही हो, पियानो की साउंड वेव हो, और नीचे वाली वेव हो सकता है फ्लूट की हो या क्लारनेट की हो। स्टूडेंट्स, आपकी किताब में लफ्ज़ क्लारनेट यूज़ किया गया। क्लारनेट कहते हैं बहुत बड़े एक बाजे को, एक बाजे की एक सूरत है क्लारनेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जिस चीज़ से डिस्टिंग्विश किया दैट इज द कौन सी चीज़ है? क्वालिटी ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेक्चर के अंदर 3 बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि क्या है लाउडनेस, क्या है पिच, और क्या है क्वालिटी ऑफ साउंड विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं उन सवालात की जो हमने इस लेक्चर के आगाज़ में आपके सामने रखे थे। पहला सवाल हमने ये रखा था कि इन दोनों में से किसकी पिच हायर होगी, ख़वातीन या फिर मर्दों की? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ग्रेटर पिच ऑफ साउंड? तो स्टूडेंट्स, हम इस पॉइंट को लेक्चर के दौरान डिस्कस कर चुके हैं कि पिच से मुराद फ्रीक्वेंसी है। जिसकी पिच ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ बारीक होगी, लिहाजा ख़वातीन की आवाज़ चूँकि बारीक होती है लिहाजा इनकी पिच या फ्रीक्वेंसी मर्दों से ज़्यादा होगी। जबकि इसके बरअक्स मर्दों की फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि इनकी आवाज़ मोटी या ग्रेव है, भारी आवाज़ है। स्टूडेंट्स, अब वो दूसरा सवाल माइंड में लाइए, क्या लाउडनेस का कोई ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है? इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेक्चर ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्सेप्ट्स ही आपको सोचने और समझने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लाउडनेस को डिटेल में तो पढ़ा है, लेकिन हमने एक चीज़ लाउडनेस के बारे में नहीं पढ़ी, वो आगे इंटेंसिटी के टॉपिक में भी पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। इस लाउडनेस जो कानों की आवाज़ को सुनने की सलाहियत कहलाती है, इसके यूनिट्स बेल होते हैं। बेल या डेसीबेल दोनों यूज़ किए जाते हैं। दोनों में फ़र्क है, इसे आगे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा तजस्सुस आप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आवाज़ की लाउडनेस बेल या डेसीबेल में मैयर होती है। एक आम एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर मेरे पास 3500 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की साउंड हो और उसकी लाउडनेस 80 डेसीबेल हो, और इसके दूसरी तरफ मेरे पास एक सिंपल 125 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की साउंड हो और सेम लाउडनेस 80 डेसीबल, तो आप जानते हैं हमारे कान किसे समझेंगे बुलंद साउंड है? 3500 फ्रीक्वेंसी की। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो दोनों की लाउडनेस बराबर है, दोनों 80 डेसीबल। डेसीबल मैंने बताया कि लाउडनेस के यूनिट्स हैं। दोनों 80 डेसीबल की लाउडनेस की साउंड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा कान यही समझेगा कि ये जो 3500 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की साउंड है ये लाउडर है, एवन दो कि ये हमारे कानों को डबल लाउडनेस की फील होगी। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी हैज़ नथिंग टू डू विद द लाउडनेस ऑफ साउंड, लेकिन हमारे कानों की सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखा जाए तो हमारे कान महसूस करते हैं कि ये आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लाउड भी है। दर हकीकत ऐसा नहीं। सो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली लाउडनेस हैज़ नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लेकिन अगर हम कानों की सुनने की सलाहियत, सेंसिबिलिटी ऑफ एयर की बात करें तो ऐसा लगता है सुनने वाले ऑब्जर्वर को कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लाउडनेस भी बढ़ रही है, ऐसा लगता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं हो रहा होता। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने समझा होगा और सुना होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मिलूंगा अगले ही लेक्चर में कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।